चाइनीज वाइस प्रीमियर आए हैं तो 3 दिन के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। और फिर ये 1.5 महीना पहले ये भी बोला है जून में जब बजट आ रहा था कि हम ऑपरेशन करेंगे टीटीपी के खिलाफ। अब पता नहीं कब ऑपरेशन करेंगे, कब शुरू करेंगे, कुछ समझ में तो आ नहीं रही कि। और अब किस चीज का इंतजार करना है, और कितने मासूम लोगों की जानें जाएंगी। तो ब्lasphemy का इल्जाम लगा के टीएलपी वाले आ गए थे, और जी रेंजर्स ने फिर टीएलपी वालों को मार के, डंडों से मार के भगाया था। अमजद शेख, वो पूरा ऑपरेशन लीड किसने किया था? अमजद शेख। अगर उस दिन अमजद शेख नहीं होता, उसकी जगह कोई और एसएसपी होता ना हैदराबाद का, तो तो मारे उस गए दिन थे सारे हिंदू। के उस सदर इलाके में 1,000 से ज्यादा हिंदू मारे जाते। जो अभी करंट अफगान तालिबान के जो लीडर हैं, मुल्ला ब्रादर, ये सर आधे बलोच है। तो ये जहन में रखनी चाहिए बात कि इनकी हमदर्दी बलोचों से कई ज्यादा है, मुल्ला उमर से ज्यादा मुल्ला ब्रदर की है। तो दिमाग जी में एक चीज ये जरूर रखें कि ये आधा बलोच है, इसकी माँ बलोच है और बलोचिस्तान में पैदा हुई है। ऐसी बलोच भी तो नहीं इनके साथ हमने कि। देखिए, हम्म, इनके साथ हमने सलूक भी कैसे अच्छा तो नहीं ना किया था। इनको पकड़ के हमने अमरीकियों के हवाले कर दिया था, कितना अर्सा हमने इनको जेल में रखा। तो उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ भी तो नफरत होगी ना, कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था। ये चीज भी तो है ना। सर वो जो नफरत है ना, वो आपको आपसी रिश्तों में नजर आती है, लेकिन ये जो जंग, जिस किस्म की जंग चल रही है ना, चाहे अफगानों की चल रही है चाहे बलोचों की चल रही है, ये एक अलग किस्म की जंग है। ये एक खुद मुख्तारी की जंग है, ये एक सकाफत की जंग है। दिवेक भाई, मैं आपको बताऊं, जब अकबर बुगटी के ऊपर इन्होंने अटैक किया था ना, उसको इसने शहीद किया था मुशर्रफ ने, यकीन माने मैं रोया था उस दिन। मैं उस दिन सर बहुत लोग रोए थे। धाड़े मार के मैं रोया था कि यार, इस तरह का एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंदे को इन्होंने मार दिया। तो मेरा दिल में उन लोगों के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं या जिनके ऊपर भी जुल्म होते हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हैं या और भी एरियाज हैं, तो मैं तो इन सब के साथ मेरी हमदर्दियां हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ हमदर्दियां हैं, इंसानियत के साथ है। देखिए, कोई देखो मुसलमान है, इंसान, हिंदू है, ये तो बात की बात है। इंसान तो सबसे पहले है। तो जिस तरीके से सर इन्होंने अकबर अकबर की बुगटी। डेथ पे जी आपको पता है सबसे ज्यादा हिंदू रोए थे, सबसे ज्यादा। उसकी वजह बताऊं। अकबर बुगटी ने अपना जो गांव था, जो मतलब जहां पर उसका खुद का घर था, जहां वो खुद रहता था, उस गांव में उसने फिर पता नहीं कितने लाखों हिंदुओं को पनाह दी हुई थी। और पनाह के साथ साथ उनको नाम भी दिया हुआ था। भाई तेरा नाम क्या है? रमेश भुट्टी। उनको अपना नाम भी दिया हुआ था, ताकि हाँ। कोई बलूचिस्तान में उनको हाथ ना लगा सके। पाकिस्तान एक भी प्रूफ ऐसा सबमिट नहीं कर सका जो साबित करे कि कुलभूषण यादव जासूस है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करता था, इंडिया के लिए काम करता था। एक प्रूफ भी ऐसा सबमिट वो नहीं कर सका है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दिव्य कुमार जी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छी बात करते हैं, बहुत ही नॉलेज रखते हैं, और पाकिस्तान इंडिया रिलेशन और इस तरह के दीगर जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनके ऊपर भी इनकी गहरी नजर है। तो अपने शो में मैं इनको वेलकम कहता हूँ। हमारे देखने वाले इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हमारी कहते हैं कि जी आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वेलकम टू द शो सर, नमस्कार। जी थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अच्छा देवक भाई, आप तो हंसते बहुत कम है। एक तो ये आपको बताऊं, हमारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे कि जी आपके चैनल पर हमने देखा दीपक भाई थोड़ा बहुत हंसते हैं, क्योंकि हम टॉपिक से हटके भी थोड़ी गपशप कर लेते हैं। तो आप, मुझे पता है कि आप काफी परेशान हैं अपनी फैमिली, अपने दीगर मामलात में। तो मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ कि आपके साथ कोई गपशप इस तरह की हो जाए कि आपके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट आ जाए। तो आपके हंसने के लिए एक दफा फिर शुक्रिया। जी शुक्रिया। अच्छा दीपक भाई, दो तीन टॉपिक हैं। एक तो टॉपिक मैं भूल गया। एक तो ये टॉपिक है कि जो यूरोपीय सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने पाकिस्तान के ऊपर से अपने जो फ्लाइट्स हैं उनको वार्निंग दी है कि वो यहाँ से ना गुजरें। कि पाकिस्तान के बाजोड़ में जिस तरीके से अटैक हुआ है, उसके बाद में बहुत सारे इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर भी जो डाकू राज है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनके पास भी रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के जो जदीद हथियार हैं। तो सर, ये कैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर? और आज अगर यूरोपीय यूनियन की ये सिक्योरिटी एजेंसी ने बोल दिया, कल को कोई और मुल्क भी बोल देगा इस तरह, तो ये तो हालात आगे मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है सर? सर देखें, ये पहले तो आपके लास्ट एक हफ्ते में 3 धमाके हुए, और आखिरी आपका ये जमात इस्लामी की रैली में हुआ, जिसमें 45 लोग हलाक हो चुके हैं, 142 से ज्यादा घायल हैं।
तो अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले टीटीपी ने एक नोटिस निकाला था कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे और पीडीएम के लीडर्स पे हमला करेंगे। तो पीडीएम के लीडर्स पे ये पहला हमला हुआ है। ठीक है। उसके बाद अब ये 3 हमले हुए, 3 धमाके हुए। उसके बाद कल एक और खबर निकलती है कि टीटीपी और अलकायदा ने हाथ मिला लिए और टीटीपी अलकायदा मर्ज हो गए, अब एक साथ काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद यूरोपियन एजेंसी ने ये वार्निंग निकाली और नोटिस निकाला, क्योंकि सर अलकायदा के पास ये एक्सपर्टीज है, उनके पास मैन पैड्स है जो कंधे पे रख के जो मिसाइल्स चलते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है जहाजों को गिराने की अफगानिस्तान के टाइम से। ठीक है। तो अब यूरोपियन एजेंसी ने 2 चीजें बोली हैं। पहली चीज, कोशिश करो पाकिस्तान के अगर एयर स्पेस यूज ही नहीं करना चाहते, कोशिश करो करो ही नहीं। अब उसके अंदर हमें इकोनॉमिक लॉस है। इकोनॉमिक लॉस ऐसे कि जो भी एयर स्पेस यूज करेगा, भले वो पाकिस्तान में लैंड ना हो, ईरान से चाहे भले वो इंडिया जा रहा हो, उड़ के अगर पाकिस्तान के ऊपर से जाएगा, वो पैसे देगा सिविल एविएशन अथॉरिटी को। तो एक ही इकोनॉमिक लॉस होता है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी मजबूरी भी है कि आप पाकिस्तान की एयर स्पेस से ऊपर से आपको जाना है, तो आप कराची, लाहौर, आजाद कश्मीर के एरिया के ऊपर से आप ना उड़े, इन शहरों के ऊपर से आप ना उड़े, और अगर उड़ रहे हैं तो कम से कम भी 26,000 फीट से भी ऊपर होना चाहिए जहाज। 26,000 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए जहाज। तो उसकी वजह क्या है? क्या जो टेररिस्ट हैं उनके पास इतने लेटेस्ट वेपन्स हैं कि वो इतना नीचा जो जहाज है वो मार गिराएंगे? हाँ सर, वो गिरा सकते हैं। आप लेटेस्ट, आप 26,000 फीट कितना होता है? 26 किलोमीटर। मिसाइल तो इतना जाता है 26-30 किलोमीटर, वो मैनपेट नहीं, जिसे छब्बीस कहते छब्बीस नहीं, 26,000 फीट जो है 26 किलोमीटर ही कम होता है सर। हैं। तो और आप एक लगा लें। मीटर में 1 मीटर में 3 फीट होते हैं ना। आप हाँ इसको डिवाइड करें 3 में। हाँ, ठीक है, मिक्स हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं वो जाता है, क्योंकि आप मैन पैड होता है ना, वो मैन पैड वाला मिसाइल है। यानी ठीक है। तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बनता है। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखें ना, वो तो क्योंकि आराम से। 8 से 9 किलोमीटर भी बहुत बहुत एरिया होता है, इतना मिसाइल ही को मार सकता है। तो इनके पास इतने मिसाइल हैं जो टेररिस्ट हैं कि वो अमेरिका, वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका वेपन छोड़ के गया, वहां पर है ना, मैनपेड है ना। और अलकायदा की तो एक्सपर्टीज है जहाजों को गिराने में। अलकायदा तो एक्सपर्ट है उस चीज में कि जहाज कैसे गिराया जाए। उनके लोग तो ट्रेन हुए हैं, उन्होंने तो अफगानिस्तान में जितने जहाज गिराए हैं, उनके तो लोग ट्रेन है बाकायदा। अब इनका ये गठजोड़ जो हो गया, तो ये एक मसला हो गया। उसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात। आधी से ज्यादा हमारी एम्बेसियां खाली, एम्बेसडर हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वो छोड़ के जा चुके हैं आधे से ज्यादा। चाइनीज एम्बेसडर भी नहीं है, जो हमारे करीबी कंट्री है उनके एम्बेसडर भी नहीं है। अभी चाइनीज वाइस प्रीमियर आए हैं, तो 3 दिन के लिए पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, और फिर ये 1.5 महीना पहले ये भी बोला है जून में जब बजट आ रहा था कि हम ऑपरेशन करेंगे टीटीपी के खिलाफ। अब पता नहीं कब ऑपरेशन करेंगे, कब शुरू करेंगे, कुछ समझ में तो आ नहीं रही कि, और अब किस चीज का इंतजार करना है, और कितने मासूम लोगों की जानें जाएंगी जिसके बाद ये ऑपरेशन करेंगे। या करना है या नहीं करना है, ये बीच वाला समझ में नहीं है। नहीं भी करना है तो होता है ना, बंदा एक तरफ तो हो, ये बीच में क्या है कि करना है नहीं करना, कुछ पता ही नहीं है। और आपने फिर की डाकुओं की बात। सर देखिए, डाकुओं का हिसाब किताब इस तरह है कि वहां पर वो जिन एरिया में वो ऑपरेट करते हैं ना, उस एरिया में उनको वहां के वडेरे, वहां के एमएनए एमपीएस से उनका सपोर्ट है उनको। ठीक है। और फिर उनकी एक अपनी ट्राइब का, वहां पर वो एक कबीला सिस्टम जो है, जाकरानी टाइप, तो ये ट्राइब, तो वो अपने ट्राइब के सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो एक उनको वो वाला सपोर्ट भी है, दूसरा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। अगर कोई स्ट्रांग ऑफिसर उधर जाए और उसको एक पावर दी जाए ना, तो सर पुलिस वाला भी उनको खत्म कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊं, परसों 8 डाकू मारे गए हैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, एसएसपी अमजद शेख ने मारे। ये परसों की बात है, मार दिए गए 8। अभी एसएसपी पुलिस ने मारे, उसमें कोई मतलब ये नहीं कि रेंजर आए, कमांडो, कोई नहीं, पुलिस ने मारे। आप वो उनको तो इंदड़ गैंग की बात कर रहे हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर वो कच्चे के ही डाकू हुए ना, वो सारे एक ही हैं। ये सारे जिले जितने पंजाब के बॉर्डर को लगते हैं, ये सारे एक ही इनमें एक ट्राइब का सपोर्ट होता है इनको, दूसरा इनको पॉलिटिकल सपोर्ट होता है वहां के बॉर्डरों का। अगर आपको पुलिस को या तो आप पावर दे दे, पुलिस खुद खत्म कर देगी, या तो आप इनका सपोर्ट खत्म कर दें। अच्छा, आपको एक एक मजे मजे की बात बताऊं। ये जो गैंग के ऊपर अटैक हुआ है, गैंग को मारा गया है,
तो इसको लेके सारे जो है स्टेप बैक ले रहे हैं, जो भी जितने भी यहाँ के थाने हैं ना, वो कह रहे हैं हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। पता क्यों वजह? वो वजह ये है कि उन्होंने जवाबन कार्रवाई करनी है। वो हर जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं जी हमने इसको नहीं मारा। इतने डरे हुए हैं पुलिस वाले वहां पर। पर मैं एसएसपी अमजद शेख से मिला हूं, और सर मैं आपको एक प्राइवेट में आफ्टर रिकॉर्डिंग में आपको कहानी बताऊंगा एसएसपी अमजद साहब की। तो इन्होंने तो एग्री किया है, हाँ मैंने मारा है। तो ऑपरेशन इन्होंने लीड किया था, और ये आपको पता ही, ये 2 साल के बाद वापस गए हैं। ये 2 साल पहले हैदराबाद में थे, तो हैदराबाद से पहले ये उधर थे, फिर हैदराबाद आया, वापस उधर चले गए। तो डाकुओं के लिए काल है ये, इनके ट्रैक रिकॉर्ड, आप अमजद शेख का ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो इन्होंने पहले भी मतलब इनके करीब कोई हाथों 70-80 डाकू मारे गए हैं। इतने मारे इन्होंने वेरी खुद ब्रेव अपने मैन। हाथों। तो बस आपको अगर याद हो, मैं एक छोटा किस्सा बताऊं इनका। लास्ट ईयर हैदराबाद का, अगर आपको याद हो, हैदराबाद से एक वीडियो वायरल हुई थी। मोबाइल मार्केट में जो हिंदू थे उनको जेलसी के, दूसरे ताजरों को जेलसी थी, तो ब्lasphemy का इल्जाम लगा के टीएलपी वाले आ गए थे, और जी। रेंजर्स ने फिर टीएलपी वालों को मार के, डंडों से मार के भगाया था। अमजद शेख, वो पूरा ऑपरेशन लीड किसने किया था? अमजद शेख। अगर उस दिन अमजद शेख नहीं होता, उसकी जगह कोई और एसएसपी होता ना हैदराबाद का, तो तो मारे उस गए दिन थे सारे हिंदू। हैदराबाद के उस सदर इलाके में 1,000 से ज्यादा हिंदू मारे जाते। अच्छा, अब मैं अभी विजिट भी करके आया हूँ, देखा भी मैंने। और कितने साल हो गए हैं, 10-12 साल 15 साल हो गए हैं इस एरिया के अंदर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कि आपने जैसे बोला, सिंध पुलिस भी इसमें है, पंजाब पुलिस भी है, बलूचिस्तान पुलिस भी इसमें होती है, रेंजर्स भी जाती है, बख्तरबंद गाड़ियां भी जाती हैं। सारा कुछ जाने के बावजूद इनका खात्मा नहीं हो पा रहा। जैसे आपने बोला कि 8 डाकू मर गए, तो डाकू तो वहां पर सैकड़ों हैं। 8 डाकू मरने से उनके कोई उनको फर्क तो नहीं पड़ने वाला। सर वही कहा ना, इनको सपोर्ट भी है, और फिर पुलिस को पूरी पावर नहीं दी जाती। अगर या तो सपोर्ट कर दो या पूरी पावर दे दो, तो वो अपने आप ही वो खत्म कर देंगे। अब आप उनको सपोर्ट भी करते जा रहे हो, यहां से आप पुलिस की पावर को भी बांध के रख देते हो, फिर वो सर आधा काम होता है, आधा रह जाता है इस तरीके में। और आपने अभी मुझे याद आया, मैं आपने ये बात की ना कि ये थाने वाले मान नहीं रहे कि हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। एक और मसला चल रहा है, राइट? पंजाब पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा, सिंध पुलिस कह रही है हमने नहीं मारा। अच्छा, दो हाँ जी, हाँ सूबों जी, के ऐसे बीच में भी ये मसला चल रहा है। थाने का तो चल ही ऐसे चल ही है। रहा है, दो सूबों के बीच में भी ये मसला चल रहा है। वो दोनों भी आपस देखिए में इतने टकरा है। इतने स्ट्रांग है डाकू वहां पर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास सर हर जो सारे तो असला, उनके हैंड ग्रेनेड पता नहीं, आप खुद सोचे कहां से आते हैं हैंड ग्रेनेड और बम, कहां से आते हैं? अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ पर कहते हैं कि इंडिया से इनको एड मिलती है। ये बलूचिस्तान पहले आता है, वहां से फिर सिंध के अंदर आके फिर ये इनके पास पहुंचता है। तो आप समझते हैं कि इसके पीछे कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि इंडिया से इनको सपोर्ट मिलती हो? मुझे तो नहीं लगता बाहर, लेकिन सर पाकिस्तान के अंदर बातें की जाती हैं। देखिए, डाकुओं का तो कभी भी इन लोगों ने नहीं बोला। इन लोगों ने वो, एक तो बलोच जो ये हैं रिबेल है, उनके बारे में लिबरेशन तो, आर्मी। हाँ, और दूसरा एक दफा शुरू शुरू में टीटीपी के बारे में बोलते थे, लेकिन जब से इमरान खान आया तो टीटीपी अब पाकिस्तानी हो गई। अब टीटीपी के बारे में नहीं बोलते कि इंडिया की फंडेड है, पहले बोलते थे टीटीपी के बारे में, ये तो इंडिया ने जी। बनाई। तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हाँ, मैं पाकिस्तान की एजेंसी का हूं ना इंडिया की एजेंसी का, तो मेरे को कख नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन एक बात है कि अगर आपका डायरेक्ट बॉर्डर नहीं होता ना जिस इलाके का, तो आपके लिए मदद करना बहुत मुश्किल हो जाती है। उधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पूरा एक सूबा आपको क्रॉस करके जाना, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ईरान भी आपको बलोचों की मदद करने इंडिया को नहीं देगा, क्योंकि ईरान के अंदर ही आधा बलोचिस्तान तो ईरान के पास है, तो ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि बलोचिस्तान आबाद हो। तीसरा बच जाता है अफगानिस्तान। इसके अंदर मैं एक चीज ये जरूर ऐड करना चाहूँ। अब देखिए, अफगानिस्तान का मुझे नहीं पता इंडिया अफगानिस्तान से हेल्प करता है नहीं करता, ठीक है, या समंदर से हेल्प जाती नहीं जाती, चौथा रास्ता समंदर है, ठीक है। अगर इन तीन रास्तों की बात करें, ईरान, पाकिस्तान और समंदर, अगर इन तीन जगहों से काम हो रहा है ना, तो वो फिर पाकिस्तान की नाकामी हुई। और अगर अफगानिस्तान से काम हो रहा है, तो अफगानिस्तान में मैं आपको एक चीज में नोट करवाना जरूर चाहूंगा। जो अभी करंट अफगान तालिबान के जो लीडर हैं, मुल्ला ब्रादर, ये सर आधे बलोच हैं। हाँ। तो ये जहन में रखनी चाहिए बात, कि इनकी हमदर्दी बलोचों से कई ज्यादा है, मुल्ला उमर से ज्यादा मुल्ला ब्रदर की है।
तो दिमाग में एक चीज ये जरूर रखेंगे, ये आधा बलोच है, इसकी माँ बलोच है और बलोचिस्तान में पैदा हुई, ऐसी बलोच भी तो नहीं इनके साथ हमने कि। देखे, इनके इनके साथ हमने सलूक भी कैसे अच्छा तो नहीं ना किया था, इनको पकड़ के हमने अमरीकियों के हवाले कर दिया था, कितना अर्सा हमने इनको जेल में रखा। तो उनके दिल में पाकिस्तान के खिलाफ भी तो नफरत होगी ना कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, ये चीज भी तो है ना। सर वो जो नफरत है ना, वो आपको आपसी रिश्तों में नजर आती है, लेकिन ये जो जंग, जिस किस्म की जंग चल रही है ना, चाहे अफगानों की चल रही है चाहे बलोचों की चल रही है, ये एक अलग किस्म की जंग है। ये एक खुद मुख्तारी की जंग है, ये एक सकाफत की जंग है। ठीक है, ये पर्सनल दुश्मनी की जंग नहीं है, क्योंकि पर्सनल दुश्मनी पे अगर उतारने पे आए तो वो तो फिर अलग अलग, वो आपको नजर आती है। आपसी रिश्ते जो होते हैं, जैसे जब डीलिंग होती है, अभी जो डिप्लोमेट जा रहे हैं आ रहे हैं अफगानिस्तान की जो बयानबाजियां होती हैं, उसमें आपको वो जाती दुश्मनी नजर आती है। पर एक पूरा अगर आप देखेंगे ना, तो पूरा मकसद उनका कुछ और है। उसके पीछे जाती दुश्मनी नहीं, उसके पीछे फिर कौमियत हो गई आपकी, या सकाफत हो गई आपकी, खुद मुख्तारी हो गई, अच्छा वो अच्छा चीजें। दीपक भाई, मैंने मुख्तलिफ बलोच जो स्टूडेंट है फैसलाबाद के अंदर, उनके साथ मैंने इंटरव्यूज किए, कुछ लोगों ने मेरे साथ ऑन द कैमरा बात की। मोस्टली जो लोग थे उन्होंने ऑफ द कैमरा बात की। तो वो यहाँ पर यही कहते थे कि हमें हमारे सूबे के अंदर हकूक नहीं दिए जाते, हमें रॉयल्टी नहीं दी जाती। गैस हमारे सूबे से निकलती है और जहाँ से निकलती है वहां पर गैस नहीं है। हमारे सूबे से सोना निकलता है, वो सोना निकाल कर ये ले जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मादनियात निकलती हैं, वो लेके जाते हैं। हमारे सड़कें तक नहीं बनाई जाती, कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ना हॉस्पिटल है हमारे पास, ना हमारे पास कोई अच्छा जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं। आप समझते हैं कि अगर वहां पर डेवलपमेंट की जाए, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बन जाए, हॉस्पिटल अच्छे बन जाए, रोड बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो, लोगों को रोजगार मिले, तो ये अलहदा एक मुल्क की वहां पर तहरीक चल रही है बलूचिस्तान को आजाद करने की, उसमें कुछ कमी आ जाएगी उसकी शिद्दत में। बिल्कुल आ जाएगी सर। यही तो बात हमारे पाकिस्तान के एलीट को कभी समझ में नहीं आया है, कि भाई हर जगह तलवार नहीं चलती, कभी कभी प्यार की बोली से भी काम हो जाता है। इनको 75 साल हो गए, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि कभी एक बार प्यार की बोली भी चला के देख लेते हैं। इतनी दफा तलवार गोली बंदूक हर चला के देख ली, नहीं हो रहा काम, तो एक बार प्यार से भी देख लेते हैं। यही तो बात इनको समझ में नहीं आती है। आप 3 नस्लें गुजर गई, 3 नस्लों में आप बदल नहीं सकते थे क्या? उनको आप अपनी तरफ नहीं कर सकते थे अगर आप उनके लिए काम करते तो? विवेक भाई, मैं आपको बताऊं, जब अकबर बुगटी के ऊपर इन्होंने अटैक किया था ना, उसको इसने शहीद किया था मुशर्रफ ने, यकीन माने मैं रोया था उस दिन। मैं उस दिन सर बहुत लोग रोए थे। धाड़े मार के मैं रोया था कि यार इस तरह का पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंदे को इन्होंने मार दिया। तो मेरा देखें, मेरा दिल में उन लोगों के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं या जिनके ऊपर भी जुल्म होते हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हैं या और भी एरियाज हैं, तो मैं तो इन सब के साथ मेरी हमदर्दियां हैं, पूरे पाकिस्तान के साथ हमदर्दियां हैं, इंसानियत के साथ हैं। देखिए, कोई बिल्कुल मुसलमान है, इंसान। हिंदू है, ये तो बात की बात है, इंसान तो सबसे पहले है। तो जिस तरीके से सर इन्होंने अकबर अकबर की बुगटी। डेथ पे जी। आपको पता है सबसे ज्यादा हिंदू रोए थे, सबसे ज्यादा। उसकी वजह बताऊं। अकबर बुगटी ने अपना जो गांव था, जो मतलब जहां पर उसका खुद का घर था, जहां वो खुद रहता था, उस गांव में उसने फिर पता नहीं कितने लाखों हिंदुओं को पनाह दी हुई थी। और पनाह के साथ साथ उनको नाम भी दिया हुआ था। भाई तेरा नाम क्या है? रमेश भुट्टी। उनको अपना नाम भी दिया हुआ था, ताकि वाह। कोई बलूचिस्तान में उनको हाथ ना लगा सके। तो उस दिन वो एक था काला दिन। प्यार मोहब्बत से इनको प्यार मोहब्बत की शायद बात ही समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या मुसीबत है इनके साथ। और आपने एक वो इंडिया वाली बात मेरी रह गई। मैं पर्सनली नहीं मानता कि इंडिया ने टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज, अगर इंडिया से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स निकालो, इंडिया के खिलाफ प्रूफ जमा करो, और पूरी दुनिया के सामने लेके जाओ। अच्छा, जो बलूचिस्तान के अंदर एक जो इन्होंने जासूस पकड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, मुझे नाम उसका भूल गया मैं, कुलभूषण। बहुत ही बहुत ही कुलभूषण। कुलभूषण यादव, उसकी क्या स्टोरी है वो जरा बताएंगे? ये चले बलूचिस्तान की बात हुई है तो हम इसको ही थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात की जाए ना, वो ये कहता है जी कुलभूषण यादव को इन्होंने, हमारी एजेंसीज ने पकड़ा है, और वो उसके पास से डॉक्यूमेंट्स कुछ निकले ऐसे है कि वो पहले ईरान में था, फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर उसने एजेंसीज के लिए जो इंडियन एजेंसीज के लिए काम किया। क्या हकीकत क्या है इसमें, और उसको अभी गिरफ्तार भी किया हुआ है और सारा मामला, ये थोड़ा सा बताएंगे इसकी डिटेल हमें?
असल में पर कहानी क्या है? कुलभूषण यादव इंडियन नेवी में था, इंडियन नेवी से वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसने कारोबार शुरू किया। वो कारोबार करता था ईरान से इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। चाबार पोर्ट के उधर वो रहता था, तो चाबार पोर्ट पे अब मैं पहले आपको पाकिस्तान का वर्जन बता देता हूँ। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने उसको गवादर के इलाके से पकड़ा है, मतलब गवादर शहर से नहीं, गवादर शहर के करीबी से मैंने इनको उसको पकड़ा है, और बाकी सब ये जो बरामद हुआ और ये रॉ वॉ के लिए काम करता है ये वो। हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ, नेवी का था, चाबार पे काम करता था, बिजनेसमैन था। अब इंडिया की स्टोरी ये है, इंडिया ये बोलता है कि भाई इसको पहले चाबार से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेके गए हैं और फिर उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं। ठीक है, और ये उस टाइम पे हुआ है जब ये आप देखें 2016 के बाद हुआ है ना मेरे ख्याल से। कुलभूषण का कब का है? कुलभूषण का मैं साल भी, हाँ, तो उनको इंडिया को पाकिस्तान को हाँ कुछ मेरे ख्याल चाहिए। में इतने साल हो गए। हाँ, बहुत टाइम हो गया। अब ये कोर्ट जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। मैंने दोनों साइड की कहानी बता दी और उसका बैकग्राउंड भी बता दिया आपको कुलभूषण का। वो नेवी का ऑफिसर है, ये इंडिया भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन वो रिटायर्ड था, अब वो बिजनेस करता था, ये दोनों मानते हैं। अब उन्होंने वो कहते हैं कि इसको चाबार से गिरफ्तार करके लाके इसको वो बनाया, स्केपगोट बकरा बनाया, इसके ऊपर इल्जाम डाले गए इंडिया को बदनाम करने के लिए। पाकिस्तान कहता है हमने गवादर के करीब से इसको उठाया। गवादर के करीब फिर चाबार भी लगता है, 90 किलोमीटर है तो ज्यादा फर्क नहीं है चाबार और गवादर में। अच्छा, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे सर हेयरिंग्स भी पड़ी हुई है, जजमेंट भी पड़ा हुआ है पीटीएफ पे। जो अगर वीडियो देखना चाहता है, 4 घंटे की वीडियो है। जो जजमेंट पढ़ना चाहता है वो 44 पेज की जजमेंट है, वो पढ़ सकता है। पाकिस्तान एक भी प्रूफ ऐसा सबमिट नहीं कर सका जो साबित करे कि कुलभूषण यादव जासूस है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करता था, इंडिया के लिए काम करता था। एक प्रूफ भी ऐसा सबमिट वो नहीं कर सका है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जब केस गया था तब एक भी पाकिस्तानी जज नहीं था, उसमें 6-7 जज होते हैं, एक भी पाकिस्तानी नहीं था। तो पाकिस्तान ने बोला ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी, तो फिर एक पाकिस्तानी जज को भी डाला गया था, पाकिस्तान से भी एक जज गए थे उधर इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान के वकील ने जब दलीलें दी तो वो उस जज का भी यही कहना है कि भाई तुम्हारे प्रूफ ही पूरे नहीं बैठते। सारे जज थे, लेकिन सारे जजों में पाकिस्तानी जज का भी यही कहना है, भाई तुम्हारे प्रूफ नहीं बैठते, इसलिए तो फांसी रोकेगी। इसी वजह से तो कुलभूषण यादव को फांसी नहीं दी गई। दूसरी चीज, इंटरनेशनल जिनीवा कन्वेंशन के अंडर ये होता है कि कोई सी भी मुल्क के आप जासूस अगर आप अपने मुल्क में पकड़ते हो, ठीक है, तो आपको उसको काउंसलर एक्सेस भी देना है, उसको वकील भी प्रोवाइड करवाना है, और एम्बेसी के लोग उससे जाके मिल सकते हैं जेल में। पाकिस्तान में जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो उसको काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया गया, एम्बेसी के लोगों को भी जाने नहीं दिया गया, उसको वकील भी नहीं दिया गया। ये एक दूसरा मसला जो पाकिस्तान के गले में और उल्टा पड़ गया। तीसरी चीज, इंडिया जब आईसीजे गया, ठीक है, कि इसकी फांसी रुकवाने के लिए, इंडिया बाय द वे गया था, पाकिस्तान नहीं गया आईसीजे। तो पाकिस्तान को बुलाया, पाकिस्तान 3 दिन में पहुंच गया आईसीजे। तो फटाफट पहुंच जाए ना सर, वो उसका मतलब ही ये है कि उसको झुकाया जा सकता है। तो पाकिस्तान उस जजमेंट में हर चीज पाकिस्तान के, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो रॉ का एजेंट नहीं है, वो ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान साबित नहीं कर पाया कि ये रॉ का एजेंट है। जजमेंट में ये लिखा हुआ है, इसीलिए इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको फांसी नहीं दे सकती, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि इसको काउंसलर एक्सेस दिया जाए, जो अभी तक नहीं दिया गया काउंसलर एक्सेस। अच्छा, एक्सेस देने के साथ साथ ये नहीं कोर्ट कह सकती थी कि इसके ऊपर क्योंकि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ तो इसको रिहा कर दिया जाए? ऐसे क्यों नहीं फैसला दिया उसने? नहीं, वो नहीं दे सकते, वो इंटरनल मामला है पाकिस्तान का। तो ये फिर इस तरह के जो वाकयात होते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, किसी को भी पकड़ा जा सकता है कि पाकिस्तान में कोई इंडियन आया, या कल को मैं इंडिया जाता हूं तो मुझे मुझके ऊपर मेरे ऊपर भी कोई इल्जाम लगाकर मुझे तो कोई भी पकड़ सकता है कि ये पाकिस्तानी जासूस है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि इस तरह का गलत काम ना हो, मेरे साथ भी ना हो, और कोई इंडियन पाकिस्तान में कल को आता है तो उसके साथ भी ना हो? देखिए, इंडियन का तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान में जो आएगा उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, आज तक वैसे कभी हुआ नहीं है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। आप जाएंगे आपके साथ कुछ नहीं हुआ, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं ये भी बता दूं, 75 साल में जितने भी इंडियन आए कभी किसी के साथ हुआ नहीं, देखे ना, ये भी जो कुलभूषण था, इंडिया का तो कहना है ना, लेकिन ईरान में। एक डर खौफ है यहाँ पर। मैं अगर अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि मैं इंडिया जाऊंगा तो वो कहेंगे भाई जाएगा तो जरूर,
लेकिन सीधा जेल में जाएगा, यहाँ पर ये अच्छा, कहा जाता है। एक एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताना भूल गया इस कुलभूषण यादव के केस के बारे में। आपको पता है जब भी किसी का एजेंट अगर पकड़ा जाता है ना, इतना हाई लेवल का एजेंट, ठीक है, जो इतने बड़े, एक ही कुलभूषण यादव सब करवा रहा था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, जो उसके पकड़ने के बाद कभी रुका नहीं, उल्टा बढ़ गया, हमारे मुल्क के हालात और खराब हो गए। तो जब भी पकड़ा जाता है ना, कभी भी मुल्क नहीं बोलता कि ये हमारा बंदा है, तो बोलता है ये हमारा बंदा ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये इंडियन ही नहीं है। रॉ का एजेंट तो सही। दूर की बात है, वो इंडियन ही नहीं, वो मुंह बंद करके बैठ जाएंगे चाहे पाकिस्तान उसे मार दे। और इसका सबूत ये है कि कुलभूषण यादव से पहले पाकिस्तान ने इंडिया के करीब 15 एजेंट पकड़े थे पिछले, मतलब 47 से लेके अब तक। तो वो जेलों में गए, इंडिया ने मुंह कभी नहीं खोला, इंडिया कभी आईसीजे में नहीं गया, इंडिया ने कभी, क्योंकि वो एजेंट थे, वो लिटरली रॉ के एजेंट थे, तो इंडिया ने कभी मुंह नहीं खोला। ये एजेंट नहीं है और इस पे मुंह खोला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर ये एजेंट होता ना, इंडिया कभी मुंह नहीं खोलता। यानी ये काम होता है, जासूस इधर से उधर भी जाते हैं और उधर से सर इधर भी सारे जाते मुल्क हैं। के होते हैं, इंडिया इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है इंडिया में सिर्फ पाकिस्तानी जासूस है? दुनिया भर के जासूस होते हैं, सारे बड़े मुल्कों के होते हैं, पाकिस्तान में भी सारे बड़े मुल्कों के प्लस इंडिया के हैं। सेम अमेरिका में है, अमेरिका के अंदर भी इंडियन जासूस, पाकिस्तानी जासूस, ये दुनिया में हर जगह होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात देखिए कि जासूसों में भी किस्म होती है ना, कुछ जासूस होते हैं जो जासूसी के लिए होते हैं। इधर जो इल्जाम कुलभूषण यादव पे लगाया गया, वो लगाया गया दहशतगर्दी का, कि ये दहशतगर्दी को प्लानिंग कर रहा था, प्रमोट कर plan रहा है। कर रहा था और वो सब कर रहा था। ठीक है, तो अभी इंडिया ने आके बोला कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा इंडियन बंदा है। इंडिया का ये बोलना ही आधा केस इंडिया का जीत जाता है, क्योंकि कभी भी जासूस पकड़ा जाएगा ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मानता। सादा जासूस पकड़ा जाए तब नहीं मानते, ये इतना बड़ा जासूस पकड़ा जाए तो बिल्कुल भी नहीं बोलते वो। अच्छा, मेरा आप कैसे कह रहे हैं कि मुझे इंडिया वाले नहीं पकड़ेंगे? सर लीगली जाएंगे तो बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। अच्छा जी, तो वीजा मिल जाएगा मुझे? हाँ, वीजा तो सर, स्टूडेंट वीजा, मेडिकल वीजा तो आज भी मिल जाता है, कोई भी पाकिस्तानी अगर अप्लाई करना चाहे उसको मिल जाता है। टूरिस्ट वीजा मुश्किल से मिलता है, अब उसके लिए आपको रिश्तेदार होना आपके जरूरी है इंडिया में, कोई रिश्तेदार होगा तो आपको मिल जाएगा टूरिस्ट वीजा भी। तो मेरे तो रिश्तेदार नहीं है, फिर मुझे नहीं मिलेगा टूरिस्ट? आपको फिर वो वहां से कोई स्पॉन्सर करे, कोई दोस्त यार वगैरह इंडिया से ना स्पॉन्सर करे, तो आप फिर जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 50-50 होता है। लेकिन एजुकेशन वीजा और स्टूडेंट वीजा आज की तारीख में भी मिल जाते हैं। कोई इंडिया में एडमिशन पाकिस्तानी बच्चा ले और जाके पढ़ना चाहता है 4 साल की डिग्री, तो उसको आज भी वीजा दे देगा इंडिया, और देता है, लोग जाते हैं हर साल। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, ये बात जासूसों की चली है, तो शायान अली एक हैं पाकिस्तानी जो थे पहले, शायद तो अरब अमेरिका में मौजूद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अदिति त्यागी जो हैं उनके एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं सारे, वो आईएसआई के एजेंट्स हैं। और वो पता नहीं उन्होंने कैसे ये क्या बात की है कि ये जो काम कर रहे हैं ये आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जिस तरह से तनकीद करते हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं कहा जाता, ना बोला जाता। तो आप क्या समझते हैं कि आप इस वक्त एक आईएसआई के एजेंट को इंटरव्यू दे रहे हैं? सर मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास सारे यूट्यूबर्स के बाद 1 साल है, जिस दिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई ना, उस जी। दिन आप यूट्यूबर्स की भी वाट लगनी है। ठीक है, अच्छा पहली जी। हाँ, मैं आपको सीधी सी बात, वो अभी ऑक्यूपाइड है, इतने छोटे मसलों में वो पड़ ही नहीं रहा, अभी उनके पास इमरान खान और ये पीएम इकोनॉमी, इतने बड़े बड़े मसले हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, सारे यूट्यूबर्स आईएसआई के एजेंट नहीं है, पर इन यूट्यूबर्स में आईएसआई के एजेंट भी हैं। ओ सॉरी, आईएसआई कह अच्छा। रहा हूँ, आईएसआई गलत मैं बोल गया, आईएसपीआर, सॉरी, आईएसपीआर। अच्छा। हाँ, हम्म। आईएसपीआर के अच्छा, हैं। इनमें फर्क क्या है? आईएसपीआर और आईएसआई में क्या फर्क है, थोड़ा सा बता दें हमारे आईएसआई वाले व्यूअर्स सर को। जासूस होते हैं, और हम्म। आईएसपीआर वाले प्रोपागेंडा होते हैं, वो 5th जनरेशन सही। वॉरफेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हम्म। वो जासूस में नहीं हो, जासूसी के उसमें नहीं, दायरे में नहीं आते। तो ये फर्क है। सही। कुछ नाम भी है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ आफ्टर रिकॉर्डिंग। मैं आपको एक चीज तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, कम से कम एक का तो आपको साबित कर देता हूँ। दूसरा, मैंने उसकी वीडियो देखी नहीं है, तो मैं अब इसके ऊपर ज्यादा तबसरा मैं नहीं कर सकता।
लेकिन जो अच्छा, दो मेरे ऊपर कभी वो शक दो हुआ मेन आपको? चीजें मैंने आपको कह दी। मे, मे, मेरे ऊपर कभी शक हुआ आपको? नहीं पर शक शक सही सही की बात बताना, सही 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 बताना, सही सही बताना। होता तो कभी देता ही नहीं, सीधी सी बात। सही। देखिए, मैं तो यकीन माने कि मैं तो अपनी जान जो है ना खतरे में डाल के उस इलाके में गया हूँ, और दोबारा भी जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपने जो मेरे भाई हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग, मुझे जितनी मर्जी तनकीद का सामना करना पड़े, मेरी जान को भी खतरा हो, मैं इनके लिए आवाज उठाता रहूंगा जब तक। सर मैं देखिए आपका चैनल सर। तब से दिख रहा हूँ जब आप रिएक्शन देते थे, ठीक है। हम्म, पाकिस्तान का ऐसा कोई चैनल नहीं जो मेरी नजर से ना गया हो पिछले 4 सालों में, ठीक है। फॉलो करता हूँ, मुझे पता चल जाता, मुझे पता है कि कौन से चैनल हैं आईएसपीआर के, कौन से नहीं है, अंदाजा हो जाता, मुझे पता है। सही। अच्छा दिव्य भाई, आपसे कुछ और बात करने से पहले मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में आप जो समझ रहे हैं कि कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ अगर जब आएगा तो ये सारे मामला सेटल होंगे या फोकस होंगे, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही, जिस तरह से इमरान खान को काउंटर किया जा रहा है या नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, या इस तरह फिर एजिटेशन आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही आपको? सर सही मायने में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी तब आएगी जब आपके इलेक्शन होंगे, तो उसके अंदर आपका 1 साल मैं देख रहा हूँ, 1 साल मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ उससे पहले। और देखिए उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी इकोनॉमी भी है, और साथ में आपका ये सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म भी है। ये 3 मसले ऐसे अभी बड़े हैं जिसमें फंसी हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अभी बीच में पता नहीं क्या बात भी चल रही थी सोशल मीडिया पे, कोई बिल लेके आ रहे हैं, तो फिलहाल तो वो बिल आईएमएफ ने ठंडा करवा दिया, बोलता बेटा ठंडे हो जाओ, अभी हम हमारी गवर्नमेंट आनी है, अगले हफ्ते से आईएमएफ की गवर्नमेंट आ जाएगी ना, केयर टेकर। तो अभी तो आप हाँ, लोग रिलैक्स हैं, टेंशन फ्री हो जाए। 1 साल बाद होगा मसला। यानी वो जो गवर्नमेंट केयर टेकर आएगी वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएगी? सर आएगी तब देखेंगे, ये बातें हैं बोलने की, 90 दिन में करवाएंगे तो फला होगा, ये बातें हैं, आएगी तब देखेंगे। मुझे मुश्किल लगता है। यानी मुश्किल लगता है आपको? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जिस तरीके से सारी प्लानिंग हो रही है, तो ये यही जो पॉलिसीज हैं, जो इसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कम से कम इसको साल 2 साल तक लेकर चलेगी। ये ऐसे सारे हाँ, लोग भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी बात है। और मैं अगर इसके अंदर किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को ना डाला जाए तो फिर मैं इसके फेवर में भी हूँ कि केयर टेकर थोड़ी लंबी भी चल जाएगी तो भी मैं इसके फेवर में। लेकिन अब मुझे सुनने में आ गया यही पाकिस्तानी अंडू झंडू उठा के डाल रहे हैं इसी के अंदर, वही इसाकदार पीएम बने। मैंने बोला फिर फायदा क्या है केयर टेकर का, फिर यही रहने दो, नाम चेंज करने का फायदा क्या है। हाँ अगर प्रॉपर केयर टेकर आती है, जो आईएमएफ के जो टेक्नोक्रेट्स आएंगे और वो 5-6 जो मेन मेन डिपार्टमेंट होते हैं जो वो संभालेंगे, ट्रेड मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री और ये पीएम हाउस वगैरह, वो आते हैं तो ठीक है, मैं उसकी फेवर में भी हूँ। वो भी करके देख ही लेते हैं, 75 साल में सारे ही तजर्बे किए, ये भी करके देख लेते हैं, 1.5-2 साल उनको भी बर्दाश्त करके देख ले। नहीं, टेक्नोक्रेट तो इमरान खान को भी इन्होंने दिए थे, सारे दिए थे कि जी, जैसे नहीं वो नहीं नहीं, एक हफीज टेक्नोक्रेट नहीं था इमरान शेख खान। था। ना 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 सर, एक टेक्नोक्रेट भी नहीं था, उल्टा जो थे वो हफीज पहले शेख। ही महीने में भाग गए। सही। हफीज शेख जो था वो टेक्नोक्रेट नहीं था? आईएमएफ का बंदा था सर हफीज शेख, अच्छा। आईएमएफ का नुमाइंदा, अभी भी आईएमएफ की एम्प्लॉय है वो, अभी भी रिटायर नहीं हुआ, आईएमएफ का एम्प्लॉय, अभी भी केयरटेकर गवर्नमेंट में होगा वो। हम्म। तो फिर कैसे हालात ठीक होंगे अगर ऐसे बंदे दोबारा आ जाएंगे, जो पहले ही जो मुल्क को उन्होंने इस तरह के मसाइल में धकेला है, तो वो कैसे राज हालात करेंगे? बेहतर होते मैं नहीं देख रहा। मैं ये है कि थोड़ी इकोनॉमी अभी स्टेबल हुई है आपकी, स्टेबल से मेरी मुराद है कि बस थोड़ी सी थम गई है, स्टेबल भी बहुत बड़ा लफ्ज मैंने बोल दिया, थम गई थोड़ी सी, जो धड़ाधड़ नीचे जा रही थी वो अब नीचे नहीं जा रही। ये है कि सर जिस दिन कुछ करेंगे तो फिर बंदा बोले ना हाँ ठीक है मुझे चेंज नजर आ रहा है। देखिए आज कोई भी फैसला लेंगे, फैसले का फल या उसका जो नतीजा है वो आपको 3-4 साल बाद नजर आएगा, पर आपको वो तो फैसला तो आज ही पता चल जाएगा ना, फैसले पे हम एक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि फैसले से बेहतरी होगी कि और ज्यादा बदतरी आएगी, क्योंकि वो फैसला ही नहीं ले रहा। जैसे मैंने अभी ऑपरेशन की बात की, फिर टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, 1.5 महीना हो गया पता ही नहीं है, और 1.5 महीने में अफगान तालिबान पे ऑपरेशन करके आ गए, टीटीपी का बोल के अफगान तालिबान पे करके आ गए। अब कितना नहीं क्या है, वो समझ में मेरी बात नहीं है। कोई या तो आके मेरे को समझाए चाह क्या रहे हैं कि सोच क्या है। मैं
अपने दिल और दिमाग से सच्चे दिल से मानता हूं कि ये ऐसे टेररिस्ट की है ना, पाकिस्तान आर्मी इनके बाप है। पाकिस्तान आर्मी जिस दिन चाहेगी ना 2 महीने के अंदर पूरा पाकिस्तान साफ कर देगी ये इन टेररिस्टों से। वाह। पर बात पता नहीं क्या है, जिस दिन चाहेगी। समझ में, हाँ जिस दिन चाहेगी, अब वो कब चाहेगी जिस ये दिन समझ नहीं चाहेगी। आता। चले जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई, हमने आज जो है थोड़ा सा हटके आपसे बातें की हैं। और सोचा तो मैंने कुछ और था कि आपसे इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन ये सारा जो है हम डाकुओं और बलूचिस्तान और सारा इधर उधर घूम घाम के, और बाद में कुलभूषण यादव और सारी बातें हमने चले कर ली। मैं कुछ सवाल थे मेरे माइंड में और क्लियर नहीं थे वो, चले आपकी वजह से वो सारे सवाल भी क्लियर हो गए। तो आपका बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त आपका मैं लेता रहता हूँ, आप बहुत मसरूफ हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं